न्यूक्लियर फोर्स चल रहा था अपना लास्ट क्लास में, वहां तक हो चुका था अपना। रेडियो एक्टिविटी लिखा दिया था क्या मैंने टॉपिक? रेडियो एक्टिविटी टॉपिक लिखवा दिया था क्या मैं? लिखो नेक्स्ट टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक लिखो रेडियो एक्टिविटी। लिखो द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस। आवाज आ रही है सही? लिखो द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस disintegration the process of spontaneous disintegration disintegration of the nuclei of heavy elements of heavy elements with the emission of with the emission of certain types of radiation. Emission of certain types of radiation is called radioactivity. Is called radioactivity. अब नीचे लिखो अब देखो रेडियो एक्टिविटी क्या है, प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस मतलब विदाउट एक्सटर्नल मीन्स बाय इटसेल्फ। स्पॉन्टेनियस मतलब विदाउट एक्सटर्नल है और खुद से वो इमिशन कर रहा है। अगर मेरे पास ऐसे कुछ एटम्स नेचर में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और उन एलिमेंट्स को बोलते हैं अपन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो हैं जो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, इमिशन कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरली, तो उसको बोलते हैं अपन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब इसमें इमिशन तीन टाइप का होता है। देखो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन।
फर्स्ट लिखो अल्फा पार्टिकल, सेकंड लिखो बीटा पार्टिकल, थर्ड लिखो गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब इन तीन पार्टिकल को आइडेंटिफाई कैसे किया गया, देखो सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, और यहाँ पे एक एलिमेंट रखा हुआ है, वो एलिमेंट कौन सा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अभी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कुछ पार्टिकल एमिशन करेगा, और वो कौन से पार्टिकल एमिशन कर रहा है, तीन, कुछ पार्टिकल्स इधर गए, कुछ पार्टिकल्स इधर गए, और कुछ पार्टिकल्स सीधे निकल गए। अब जो पार्टिकल पॉजिटिव के पास जा रहे हैं ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव होंगे, और उनको अपन ने कहा बीटा, और जो नेगेटिव के पास जा रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे, वो अल्फा, अल्फा पार्टिकल्स। और जो स्ट्रेट निकल रहे हैं वो है गामा। ठीक है, तो ये तीन टाइप का रेडिएशन अपने पास, अल्फा बीटा और गामा। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अल्फा बीटा, अल्फा नेगेटिव वाले तो पॉजिटिव के पास, बीटा नेगेटिव वाले हैं तो पॉजिटिव के पास, और गामा किसी न्यूट्रल है इसलिए सीधे निकल गए। और गामा बेसिकली क्या होता है, फोटॉन, क्या होते हैं फोटॉन। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को अगर मैं बोल के देखूं तो तीन निकल रहे हैं। अब मेरे को पता कैसे लगा, इसी पास में लीड, नीचे रखा गया लीड ब्लॉक, यहाँ पे नीचे लिखा गया लीड ब्लॉक, जिसके ऊपर एलिमेंट रखा हुआ है, ताकि रेडिएशन केवल इसी डायरेक्शन में जाए, ऊपर नीचे ना जाए, मतलब साइडों में नहीं जाए, ताकि सारे पार्टिकल्स निकले तो मोस्टली पार्टिकल्स अपन को जाते हुए दिखे। ठीक है, डायग्राम बनाओ। अब वो बाद में देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स है कि पॉजिटिव चार्ज है कि पॉजिट्रॉन है। अभी बीटा पार्टिकल का नेगेटिव बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं, बट हो सकता है वो कुछ और भी हो, वो पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, वो भी अपन आगे डिस्कशन करेंगे, बीटा बीटा डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट में। ये लीड का ब्लॉक है ताकि एलिमेंट्स का रेडिएशन नीचे ना जाए, लीड का ब्लॉक है ये।
अब लिखो नेक्स्ट लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। लिखो फर्स्ट, पहले ब्रैकेट में लिख लो, ये किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड लॉ भी बोलते हैं इसको। कौन सा लॉ बोलते हैं? रदरफोर्ड भी बोलते हैं इसको, रदरफोर्ड लॉ। अब लिखो इसमें, द रेडियो एक्टिव डिके इज स्पॉन्टेनियस। फर्स्ट लिखो, द रेडियो एक्टिव डिके इज स्पॉन्टेनियस। ब्रैकेट में लिख लो, इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट influenced by, it is not influenced by, it is not influenced by external conditions such as temperature, pressure, etc. such as temperature, temperature, pressure, etc. Second law लिखो, in any radioactive decay, in any radioactive decay, comma, either an alpha particle or beta particle, either an alpha particle or beta particle is emitted by the atom. Emitted by the atom. Both the particles are both the particles are not emitted. Both the particles are not emitted simultaneously. Are not emitted simultaneously. Moreover, an atom does not emit. Moreover, an atom does not emit
Moreover, an atom does not emit. Moreover, an atom does not emit more than one alpha particle. More than, not emit more than one alpha particle. Does not emit more than one alpha particle or more than one beta particle at a time. More than one alpha particle or more than one beta particle at a time. On emission of alpha particle or beta particle, next लिखो, on emission of alpha particle or beta particle, the new atom formed, the new atom formed, the new atom formed may emit, may emit gamma ray photon, gamma ray photon in case the nucleus, in case the nucleus is left in the excited state, is left in the excited state. दोनों पढ़ लिख लिए. चलो अब लिखो नेक्स्ट. बेटा थर्ड वाला क्या है? सेकंड तो लिखाया था मैंने पूरा. देखो फर्स्ट तो हो गया था रेडियो एक्टिविटी के स्पॉन्टेनियस, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा. है तो फर्स्ट हो गया. सेकंड पॉइंट चल रहा है पूरा वो. रिपीट करता हूँ. इन एनी, स्टार्टिंग से कर रहा हूँ. इन एनी रेडियो एक्टिव डीके आइदर एन अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल इज एमिटेड बाय द एटम, is emitted by the atom. Both the particles are not emitted. Both the particles are not emitted simultaneously. Moreover, an atom does not emit more than one alpha particle or more than one beta particle at a time. On emission of alpha particle or beta particle, on emission of alpha particle or beta particle, the new atom formed may, the new atom formed may emit, the new atom formed may emit gamma ray photon, may emit gamma ray photon in case the nucleus is left in the excited state. Nucleus is left in the excited state. लिख लिया क्या अभिषेक?
चलो अब लिखो नेक्स्ट और थर्ड लो, वेरी इंपॉर्टेंट। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम, the rate of disintegration of atoms, the rate of disintegration of atoms at any time, at any time at any time is directly proportional, is directly proportional at any time is directly proportional to the number of radioactive, at any time is directly proportional to the number of radioactive atoms present in the sample at that time, in the sample at that time. This is called radioactive decay law. This is called radioactive decay law. हो गया ये? अगर ये इंपॉर्टेंट लॉ है थर्ड वाला, और इसमें अगर मान लो कभी एग्जाम में आ जाए राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ रदरफोर्ड्स लॉ या फिर डिके लॉ, तो आपको थर्ड वाला ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ये क्या सबने? अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम। अब देखो मान लो किसी एटम में नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स है, अब ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने लिखा एन नॉट, एन नॉट मतलब नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स। दिख रहा है? सही क्लियर दिख रहा है बेटा सबको? जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है क्या सबको सही से? नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स, जो एन नॉट है वो नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स है कब? एट टी इज इक्वल टू जीरो, यानी इनिशियल कंडीशन। यानी जब मेरे पास एटम आया तो एटम में जितने भी एक्टिव एलिमेंट्स मतलब जो डिके होंगे, जो अल्फा या बीटा, गामा अल्फा या बीटा का डिके करेंगे, वो एलिमेंट्स जो अब तक नहीं करे हैं, तो स्टार्टिंग में मैंने मान लिया एन नॉट, और मैं कहता हूं एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स एट टाइम या एट एनी टाइम। ये किसी टाइम टी पर नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स पहले से कम हो जाएंगे, और वो कितने हो गए आपके? एन हो गए। कितने हो गए आपके? एन। अब अपन ने लिखा है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम,
रेट वर्ड कभी भी आ जाता है तो dn/dt। ठीक है, मान लो किसी टाइम t पर नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स थे n, तो उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो उसका रेट ऑफ जो डिसइंटीग्रेशन है वो क्या है, dn/dt। वो क्या है आपका, dn/dt। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस टाइम जितने एक्टिव एलिमेंट्स है, उस टाइम कितने हैं, मान लो टी टाइम पे कितने हैं, एन अज्यूम कर रखे हैं, तो उस टाइम पे कितने हैं, तो उनकी जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है उस टाइम पर कितने एक्टिव एलिमेंट्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और मैं लगा दिया यहाँ माइनस, और माइनस का मतलब क्या है, क्योंकि टाइम के साथ नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स कम होते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, टाइम के साथ कम होते हैं। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट लाइन समझ में आया, फर्स्ट लो, ये फर्स्ट इक्वेशन। देखो आगे तो कैलकुलेशन पार्ट है, फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई, dn/dt। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब उस टाइम कितने एक्टिव एलिमेंट्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। अब देखो, अब इसकी मैं डेरिवेशन करूंगा। देखो प्रोपोर्शनल का साइन होगा इक्वल्स टू में एक कांस्टेंट आ गया लैम्डा। ठीक है, माइनस मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, तो dn/n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे। ये हो गया dn/n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। ठीक है, अब देखो इसकी लिमिट लेता हूं मैं, dn/n डी, मान लो जब मेरा टाइम यहाँ लिख देता हूँ मैं, dn/n इज इक्वल्स टू माइनस बाहर लैम्डा टी। ठीक है, dt रह गया, ये सॉरी dt चल रहा है ना। जब मेरा टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो उस टाइम नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स कितने हैं, n नॉट। जब मेरा टाइम t हो गया तो उस टाइम कितने हैं n। तो मैं लिमिट ले ली, तो अगर मैं लिमिट नहीं लूंगा तो मेरे को प्लस सी ऐड करना पड़ेगा, उसको सॉल्व मैं कर नहीं सकता। चलो अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ln log n। और हमेशा ध्यान रखना है नेचुरल लॉग होता है, कौन सा लॉग होता है इंटीग्रेशन में, नेचुरल लॉग होता है ln। ठीक है, 1/n 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ln हो गया यहाँ पर। ये n और ये n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, इसका हो गया t 0 टू t, अपर लिमिट माइनस ln, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लैम्डा t हो गया, ये तो जीरो हो गया लास्ट वाला, log a माइनस log b, log a अपॉन, तो मैंने क्या किया, पहले माइनस को तो भेजता हूँ मैं, ln सही है क्या। एक सेकंड, लिमिट अपन ने उल्टे लगा दी, यहाँ पे ये n है, यहाँ पे n नॉट, ये n और ये n नॉट माइनस को n। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा अपना एल एन अपॉन एन नॉट माइनस लैम्डा टी। ठीक है, लॉग को हटाने के लिए, लॉग को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। लॉग को हटाने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। तो एन अपॉन एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या गया, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा। ये हो गया रेडियो एक्टिव डिके लॉ। और इसको बोलते हैं एन नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स एट टाइम टी, एन नॉट इज नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स एट इनिशियली, और लैम्डा, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम इसमें, उतारो इसको। ये हो गया रदरफोर्ड का थर्ड लॉ का एक्सप्लेनेशन और उसकी डेरिवेशन।
पता लिख लिया क्या? बाकियों ने? और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई ये। अब लिखो डेफिनेशन ऑफ डीके कांस्टेंट। नहीं, लॉग में कन्वर्ट नहीं करेंगे इसको, ऐसे इसको लॉग में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। देखो अब है डेफिनेशन ऑफ डीके कांस्टेंट, लिखो तो लैम्डा इज इक्वल टू, अगर मैं मान लो 1/t पुट करता हूँ, तो n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस 1/t इंटू t। तो n इज इक्वल टू n नॉट, t से t चला गया,
e की पावर -1, तो n इज इक्वल टू 1/e इंटू एन नॉट, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एन नॉट इंटू 1/e। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको लिखूं तो 37.8% ऑफ एन नॉट। ठीक है, ई की वैल्यू लगभग 2.7 समथिंग होती है, कितनी होती है 2.7। तो अगर मैं डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 37.8% आ जाएगा। तो लैम्डा लैम्डा डिके कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन देखना, डिके कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल है, टाइम का क्या है रेसिप्रोकल है, जिस टाइम पर नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स, कितने हो जाए 37.8% ऑफ इनिशियल। देख लो 37.8% ऑफ इनिशियल, इनिशियल कौन है एन नॉट। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन किसकी, डिके कांस्टेंट की। करो इसको। डेफिनेशन भी लिख लो इसके साथ में। ठीक है, कांस्टेंट क्या है उस टाइम का रेसिप्रोकल है, जिस टाइम पर क्या हो जाए नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स हो जाए स्टार्टिंग में 1/e है।
ओके, क्या डेफिनेशन लिख लिया आपने? चल अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, हाफ लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, हाफ लाइफ। देखो हाफ लाइफ का मतलब ये कौन सी लाइफ है? उस एक्टिव एलिमेंट की आधी लाइफ या फिर और कुछ? हाफ लाइफ केमिस्ट्री में था ये लास्ट ईयर तुम्हारे? देखो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिस टाइम पर ऐसे टी टी हाफ ओवर, हाफ टाइम, टी टी हाफ वो टाइम है जब नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स कितने रह जाए, एन नॉट बाई टू। ऐसा नहीं है कि टी बाई टू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। टी हाफ लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ये टी और उसके पैरों में हाफ लिखा हुआ है, यानी हाफ लाइफ। इसको बोलते हैं अपन हाफ लाइफ का रिप्रेजेंटेशन है ये। ऐसा नहीं है कि टी बाई टू हो जाएगा, ठीक है? तो हाफ लाइफ वो लाइफ है जब नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स इनिशियल के कितने रह जाएं, आधे रह जाएं। नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स किसके स्टार्टिंग के कितने रह जाएं, आधे रह जाएं। केमिस्ट्री वाला टॉपिक है, देखो फटाफट। n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। n क्या है, एन नॉट बाई टू, ये एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। अगर मैंने n को एन नॉट बाई टू लिख दिया तो t किसके बराबर हो जाएगा, t हाफ के। एन नॉट से एन नॉट चला गया तो वन अपॉन टू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी हाफ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, वन अपॉन टू अपॉन ई की पावर लेमडा टी हाफ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ई की पावर लेमडा टी हाफ इज इक्वल टू टू। दोनों तरफ लॉग ले लो। लॉग कौन सा है आएगा, नेचुरल लॉग। तो लॉग और ये एक दूसरे खा जाएंगे तो लेमडा टी की पावर हाफ इज इक्वल टू एल एन टू। लॉग टू की वैल्यू आपको नहीं पता होती है क्योंकि आपको बेस 10 वैल्यू पता है। तो लेमडा टी हाफ इज इक्वल टू, मैंने इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करता कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, बेस टाइम में। बेस टाइम में तुम्हें वैल्यू पता है, बना मत करना, 0.3010। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 आ जाएगा। यकीन नहीं हो तो कैलकुलेटर खोलना और करके देखना। तो टी हाफ कितना हो गया, 0.693 अपॉन लेमडा। ठीक है, अगर आपको लेमडा पता लग जाए तो टी हाफ आप इजीली निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ वो लाइफ है जब नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स कितने हो जाए, आधे ही रह जाए स्टार्टिंग के। लिखो।
हाफ लाइफ की डेफिनेशन देना अभी। This is the time at which the number of active elements is half of its emission. Without watching क्लास पूछ लो। कोई डाउट है किसी को?
हो गया क्या? और कोई डाउट किसी को? एनर्जी जीरो भी हो सकती है क्या? अभी एनर्जी की बात करेंगे भी आगे अपन। जैसे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, दोनों ही एनर्जीज होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।